नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से जब हम आगे निकलते हैं मैक्रो में, तब हमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं को काउंट किया जाता है, गिना जाता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था कैसी होगी? ठीक है, और उसके सेक्टर कौन कौन से, सबसे पहले तो ये समझेंगे। पर इससे पहले एक चीज़ कि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको किस बेस के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होगी उसे हम जीडीपी मतलब या फिर नेशनल इनकम, ठीक है, इसी से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, इसकी प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखते हैं हम और आगे चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। तो मेजर सेक्टर तीन ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला क्या होगा हमारे पास? प्राइमरी सेक्टर होगा। प्राइमरी अर्थात प्राथमिक। ठीक है, अब प्राथमिक को याद करने के लिए क्या करना है? जो भी प्राकृतिक अवस्था में हम कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जब हम उनका दोहन करते हैं तो क्या? एग्रीकल्चर, मतलब कि लैंड, लैंड भी हमारे पास रिसोर्सेज है। माइनिंग, जितनी भी माइनिंग की जाती है, कोल माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, सॉरी पेट्रो ऑयल, देन उसके बाद कॉपर, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी माइनिंग से निकलेगा वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। फिशिंग की बात कर लेंगे, मछली उत्पादन है, फॉरेस्ट्री वानिकी की बात कर लेंगे, तो मत्स्यन हो गया, वानिकी, एग्रीकल्चर, कृषि और माइनिंग अर्थात खनन, ये सारे का सारा कहाँ पे आएगा? प्राकृतिक रूप में प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाएगा, उसे वहीं पे कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने देश के कितने लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसी से पता चलेगा कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, एग्रेरियन है, इंडस्ट्रियल है, या फिर सर्विस बेस्ड है। तो जब हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि कितनी परसेंटेज किसकी होगी तो वो एग्रेरियन बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी आपको याद हो गया होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ। द्वितीयक की बात करेंगे जब भी निर्माण करेंगे, विनिर्माण मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थात गुड्स। ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चर होगा वो यहाँ पे होगा, जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी, किताब बनी, पेन बना, पेंसिल बनी, शूज़ बने, लैपटॉप बने, कुछ भी बन जाए हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास विनिर्माण मतलब कि टेंजिबल गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उन सब का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में होता है। ठीक, उसके बाद आता है टर्शरी, तृतीयक। तृतीयक में क्या आती है? सर्विस, जितनी भी सर्विसेज आएंगी हमारे पास। अब आपको एक चीज़ वहाँ पे आएगी पेपर में, क्या आएगी? कोई सेक्टर दे दिया जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी में है या टर्शरी में है। मान लो जैसे डॉक्टर की बात कर लेते हैं, तो डॉक्टर किस कैटेगरी में रखेंगे? डॉक्टर को हम तृतीयक सेवा में रखेंगे, तृतीयक में, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। अब सेवा मतलब कि ऐसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है जो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल गुड्स है एक तरह से, जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस करते हैं हम। ठीक है, एडवाइस है एक, टीचर सर्विस दे रहा है हमारे पास, ठीक है, बैंक सर्विस दे रहा है, पोस्ट ऑफिस सर्विस दे रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है। अब इंश्योरेंस को कहाँ रखेंगे? सर्विस में रखेंगे। अब LIC की बात आती है, GIC की बात आती है, अब वो क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। अब लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? ताकि वो रिस्क मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है, अपना रिस्क कवर कर सके। अब गाड़ी आपने शोरूम से ली, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करवाया, क्यों करवाया? ये अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो वो पे आउट कौन करेगा? वो LIC करेगी। इसीलिए आपके सिर का जो बोझ है वो LIC उठा ली। इन केस अगर नहीं होता है, सब कुछ सकुशल रहता है साल भर, तो जो आपने इंस्टॉलमेंट उसको दे के रखी है 30 हज़ार रुपये, वो कंपनी के पास के हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी उसके बदले में आपको कुछ नहीं पे करती है, तो आपका रिस्क कवर कर रही है। तो ध्यान रखना है, जहाँ पे भी सेवा की बात आ जाएगी, इंटेंजिबल गुड्स, ठीक है, मतलब कि ये दिखाई नहीं दे रही है एक तरह से, तो वो सर्विस सेक्टर में उसे ऐड किया जाएगा। विनिर्माण, ठीक है, गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास बन रही है, ठीक है, पहले एग्जांपल दिए, कुछ भी जिस चीज़ का भी निर्माण होगा, ठीक है, अब निर्माण कहाँ से होगा? वो
प्राइमरी सेक्टर से। तो साधन तो हमारे पास क्या है, अगर साधन देखा जाए कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज सारे यहाँ से आएंगे, ठीक है, तभी कुछ ना कुछ क्या होगा हमारे पास पैदा होगा। अब बर्तन बनाने हैं, लोहा चाहिए, माइनिंग से आएगा, ठीक है, कोल है, ठीक है, तो उससे बिजली बन सकती है कोयला से, तो वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी हमारे पास। कुछ भी होगा हमारे पास यहाँ पे ही निर्माण होगा उसका, ठीक है। वो अलग से टॉपिक आएगा गुड्स का कि वो कैसे काम करती है, फिलहाल हम यही देखेंगे। अब इसी के बाद जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कुछ दो टॉपिक और जोड़ दिए गए हमारे पास कि क्वाटरनरी और क्विनरी, ठीक है, चतुर्थक और पंचक। अब चतुर्थ में कौन आएगा, विशेष सेवा वाले लोग, ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज है जिनको। अब स्पेसिफिक नॉलेज में क्या आएगा, ट्रेडिंग का एक्सपर्ट्स हैं लोग। अच्छा जी, आप यूट्यूब में देखते हैं कि ट्रेडिंग सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, यूट्यूब सीखो, इंस्टाग्राम पे रील कैसे बनाएं ये सीखो, ठीक है, अपना टैक्स कैसे बचाएं, ये वो तो स्पेसिफिक नॉलेज होता है जिन लोगों को, उनको यहाँ पे रखा जाता है। और उससे भी ऊपर ये लोग गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स होंगे जो क्विनरीज में आएंगे। अब होंगे कौन, कंपनी के चीफ्स होते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, जितने भी सीईओ आते हैं तो कंपनी के चीफ, जो को कंपनी के बारे में सोचते हैं, आइडियाज़ को जनरेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल क्विनरीज मतलब कि पंचम या फिर पंचक क्षेत्र। तो चतुर्थक की बात करेंगे तो वे विशेष सेवा ज्ञान, ठीक है सर्विस का ही हिस्सा। अगर इसको बोलेंगे तो ये भी सर्विस ही प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, पर स्पेसिफिक इनकी एक वो है। तो आईटी सेक्टर आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, एआई का ज़माना चल पड़ा है, ठीक है, हर चीज़ को एआई से जनरेट कर लिया जाता है। तो अब स्पेसिफिक पर्सन आ गए हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। दूसरा ये इनसे भी ऊपर है। जैसे कई गेम बनाई जाती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गेम्स हैं, फ्री फायर और पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, तो उनको बनाने का काम कौन कर रहा है, ये स्पेसिफिक गोल्ड प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, इनके अंडर टीम्स होती हैं, वो काम करती हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक एरियाज़ में अपनी वो देते हैं, ये सभी को दे रहे हैं, बट ये किसी कंपनी में होंगे ज़्यादातर, ठीक है सर्विस का ही हिस्सा है। तो मेनली हमारे पास तीन ही जो हैं वो क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ध्यान रखना आप लोग, तृतीयक की जब भी बात करेंगे तो सेवा, टूरिज्म की बात करेंगे, होटल क्या है हमारे लिए। अब आप होटल में जाते हो, कमरा ले लेते हो, ठीक है, अब आपने रूम लिया होटल में, तो होटल वाला क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। आप होटल में जाओगे, वहाँ पे बेड है, बाथरूम है, वॉशरूम है, जो भी कुछ है, ठीक है, उसका यूज़ करोगे। अपने साथ तो उठा के थोड़ी लेके आओगे रूम को, कि साथ में ले आओगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर होता तो इंडियंस ले आते, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा कमरा अच्छा नहीं है, मैं अच्छा बना लूँगा उसको। तो सिंपल सी बात है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टूरिज़्म, होटल की बात कर लेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले भी सर्विस देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जिसको आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा सर्विस में आएगा, कौन कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर लोग कौन कौन होते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेना, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। विनिर्माण में कौन आएगा, सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है, वो सारी की सारी विनिर्माण या फिर इस कंट्री में आएगी। और प्राकृतिक रूप से जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे प्राइमरी में आएंगे। क्लियर, ठीक है। अब इसी के बेस के ऊपर हम आगे चलते हैं। अब ये तो आ गई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखते हैं जो कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने तरह की हो सकती है हमारे पास। तो पहले तो चलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो पहली जो आएगी वो कैपिटलिस्ट आएगी, कैपिटलिस्टिक, ठीक है जी, अर्थात पूंजीवादी।
पूंजीवादी। इसी के ऑपोजिट जो आएगी सोशलिस्ट, समाजवादी। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं समाजवादी में और पूंजीवादी में, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अब पूंजीवादी में क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स, वो फ्री होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर यहाँ पे बात कर ले टोटली फ्री, मतलब कि सरकार यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है। पर इसी में जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ तो सही है, फ्री है, पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्री नहीं होते, अर्थात गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रशिया, या फिर सिंपल चाइना बोल लेते हैं, नॉर्थ कोरिया कह लेते हैं, ठीक है। कुछ ही देश हैं जो अब समाजवादी हैं। पर आज के समय में कोई भी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी है और ना ही पूरी तरह से समाजवादी है, ठीक है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, टाइम पे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ताकि वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे और भी नियम हैं, धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो अब इन दोनों का एक मिक्स्ड, मिला जुला रूप है, उसे हम पढ़ते हैं मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर सरकार कहीं हस्तक्षेप भी करती है, इंटरफियर भी करती है, और कई बार उसे फ्री भी कर देती है। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है भारत, इंडिया, और इसका यूरोपियन कंट्रीज, ईयू एंड यूएस से इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ पे सब कुछ ही प्राइवेट है। अब भारत में बात कर लो कि भारत में हर चीज़ तो प्राइवेट हो चुकी है, पर डिफेंस की बात कर लें, डिफेंस में अभी भी वेपन जो है गवर्नमेंट की कंपनियां बनाती है, कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर। फिलहाल जो अभी हुआ है, उससे पहले भारत सरकार ही कर रही थी सब कुछ ही। तो पूरा डिफेंस जो है इस वक्त सरकार के नियंत्रण में है, होम मिनिस्ट्री सरकार के नियंत्रण में है, रेलवे भी पहले भारत सरकार के नियंत्रण में था, पर अब उसे वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो कई जगह उसे फ्री कर दिया। पर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे कि यूएस से, तो यूएस से की जो इकोनॉमी है वहाँ पे हर चीज़ प्राइवेट है। अब भारत में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट का बैंक है, अर्थात सरकारी बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है। पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर एग्जाम्पल लें हम यूएसए में, तो यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है, या फिर अन्य जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ के जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, वो क्या है, प्राइवेट है। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि यूएसए का जो बैंक है वो सरकारी है या फिर प्राइवेट है, निजी स्वामित्व में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है, जिसे फेडरल बैंक के नाम से जाना जाता है, वो निजी स्वामित्व में आता है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन है, लोगों का हिस्सा भी होगा, शेयर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं चाइना की, या फिर यूएसएसआर 1985 से पहले का, कि यूएसएसआर, रशिया, बाद में इसका विघटन हो गया मिखाइल गार्बाचोव के समय में, ठीक है। 15 अलग अलग कंट्रियां बन गई, यूक्रेन भी उसी का पार्ट है, बाल्टिक कंट्रीज उसका पार्ट है। बट 1985 के बाद बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं ने बहुत सारी अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत भी था और सोशलिस्ट कंट्रीज भी थी, उन्होंने ओपन डोर इकोनॉमी शुरू की। अब ओपन डोर इकोनॉमी शुरू हुई तो भारत में भी क्या हुआ, निवेश बढ़ना शुरू हुआ। तो ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सरकार की बात आ गई कि हाँ जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे फ्री होते हैं, कहाँ पे फ्री नहीं होते, तब तो हमारे पास बेस ये रहेगा कि हाँ जी कैपिटल में फ्री होते हैं, ठीक है, मिक्स्ड में दोनों ही होते हैं, और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। अब इसका रीजन क्या है, बोलते क्यों होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्यों है, कि सरकार का हस्तक्षेप क्यों है, हस्तक्षेप क्यों, हस्तक्षेप यहाँ पे कहाँ कहाँ है हस्तक्षेप, मैंने टिक किया, यहाँ पे है, यहाँ पे है भी और नहीं भी है, और यहाँ पर
हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और यहाँ बिल्कुल नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इंटरफेयर? अब सिंपल रीजन यहाँ पे है कि ये क्या बोलते हैं कि इनकी एक ही वो है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, ये इनका एम ये है। कैपिटल वाले क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को क्या हो, प्रॉफिट हो, लोगों को प्रॉफिट हो, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट हो, मतलब लाभ का उद्देश्य छुपा रहता है कैपिटल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसी के ऑपोजिट लेनिन, मार्क्स आए, ठीक है, जिन्होंने क्या बोला कि इस चीज़ को समाप्त करना चाहिए और सरकार को सभी को समान रूप से संसाधनों का वितरण करना चाहिए, अर्थात सभी को समानता से देखना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या चाहिए, तो मैक्सिमम वेलफेयर, ये मैक्सिमम वेलफेयर की बात कर रहा है। ठीक है, अब भारत ने इन दोनों मॉडल्स को अपना लिया। क्यों अपनाया? मतलब हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए था, पैसा। अब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। अगर पैसा ही नहीं होगा, सरकार के पास अपना बजट नहीं होगा, हमेशा तो सरकार लोन मांगती रहेगी और एक दिन लोन ट्रैप में फंस जाएगी। पाकिस्तान इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, लोन ट्रैप में पूरी तरह से फंसा हुआ है। भारत की हालत ऐसी नहीं है, अच्छी हालत है काफ़ी। तो भारत ने दोनों चीज़ें अपना ली कि कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट कर दिया और कुछ क्षेत्रों को उन्होंने सरकारी के स्वामित्व में ही रखा। ठीक है, अब इस टॉपिक को कि कब कब क्या क्या रखा था, उसके लिए हमको कंपनी एक्ट पढ़ने पड़ेंगे कि सरकार ने कब क्या किया, तो कंपनी अधिनियमों में इसकी चर्चा करेंगे कभी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, और सोशलिस्ट कंट्री मेन एम या टारगेट उसका मैक्सिमम वेलफेयर, और मिक्स्ड में दोनों ही है हमारे पास, मैक्सिमम बोलता प्रॉफिट भी होना चाहिए मैक्सिमम, और दूसरा हमारे पास वेलफेयर। तो एट प्रेजेंट इंडिया की हालत यही है, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या देख रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम हो गई है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लीजिए आप, ठीक है, किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, डिफेंस तक को नहीं छोड़ा गया है इस वक्त। तो हर जगह क्या है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हमारे पास। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की जो गेम है भारत में अच्छी तरीके से जो हमारे संसद के मंत्री हैं वो खेलते हैं इस गेम को। तो आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंसेस है। इसी के आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी में एक आती है योजनागत अर्थव्यवस्था, दूसरी आएगी गैर योजनागत। प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। ठीक है, अब प्लान में अगर हम बात कर लें कि प्लान में क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लिए प्लान बनाती है कि वो चाहे 1 वर्ष का हो, कई जगह 3 वर्ष का बनाया गया, कई जगह 4 वर्ष का बनाता है, कई जगह 5 वर्ष का। ठीक है, जैसे भारत की बात कर ले तो भारत में क्या बनाया गया, योजना आयोग इस चीज के लिए। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी क्या है, प्लान्ड है, योजनागत। और जो नॉन प्लान्ड होगी वो तो डेवलप कर ही नहीं पाएगी अपने आप को। तो दूसरा योजनागत है हमारे पास, प्लान्ड है, इसी के लिए हमने 5 ईयर प्लान किया, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, इसको लेके आए। और ध्यान रखिए पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है, अब सरकार ने क्यों बनाया होगा, सरकार ने ये जो मॉडल है वो कहाँ से लिया, तो ध्यान रखना 5 ईयर का जो प्लान है भारत के अंदर वो यूएसएसआर से लिया गया, रशिया से, सोवियत रूस से लिया गया। तो ये आंसर है, कई बार पूछा भी गया, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया शायद ये। तो
सरकार क्या करती है, कुछ समय के लिए अपनी योजना को बताती है कि हम भविष्य में इस तरह की योजनाएं बनाएंगे और ये काम करेंगे, हमारा टारगेट ये रहेगा, इसी से हम ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, इतना हम टैक्स से अचीव करेंगे, राज्य सरकारों को इतना वितरण करेंगे, उस चीज़ के लिए डिस्बर्समेंट के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ वित्त आयोग गठित कर दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो योजना आयोग के सदस्यों से पूछा जाएगा कि किसको कितना देना है, वो सारा कुछ अलग अलग हम पढ़ेंगे। ठीक है, इकट्ठा नहीं कर सकते। तो प्लान में ध्यान रखना क्या होता है, प्लान बनाती है सरकार, उसी के अनुसार चलती है, और लोन प्लान में कोई प्लान ही नहीं होता है। ठीक है, किसी तरह का, तो यहाँ पे प्लान की बात ही नहीं कर रही है। दूसरा, समाजवादी पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद योजनागत आ गया हमारे, और गैर योजनागत आ गया। इसी के बाद हमारे पास कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक इंडस्ट्रियल और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा। प्लांट, भारत की जो इकोनॉमी है वो प्लांट भी है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था कब थी, समय दे दिया जाएगा आप लोगों को कि अब है या फिर नहीं है, ढूंढो। तो कृषक अर्थव्यवस्था मतलब एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस बेस्ड। तो जिस अर्थव्यवस्था में 50% से ज्यादा के लोग, 50% से अधिक लोग इन्वॉल्व होंगे किस पे, प्राइमरी सेक्टर में, कृषक अर्थव्यवस्था बन गई। तो अब तो भारत में है नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत कम होता जा रहा है लगातार अब तक। फिर आगे हम औद्योगिक में, एट प्रेजेंट हमारा सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फोकस कहाँ हो रहा है, सेवा आधारित हो गई है। दूसरा औद्योगिक, मतलब अगर 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं तो वो औद्योगिक, और 50% से ज़्यादा लोग अगर यहाँ पे आ गए तो वो सेवा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये आपको बताना पड़ेगा। कब कृषक अर्थव्यवस्था थी, कब वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गई, और कब वो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बन गई या फिर बन जाएगी। क्लियर? तो ये तो सेक्टर थे हमारे पास कुछ, कि अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से डिफाइन करें। तो आगे का जो चैप्टर रहेगा हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके बारे में। तो हो सके तो आप टॉपिक पढ़िए जीडीपी, थोड़ा सा अपने आप भी पढ़ा करो। तो जीडीपी से आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, जाते जाते एक छोटा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा गया। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या बताया कि प्राकृतिक रूप से जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उसमें कार्यरत लोग, ठीक है, उसमें जो भी कार्यरत लोग हैं, ठीक है, तो वो उनको हम प्राइमरी सेक्टर में गिनेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में गिनेंगे। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाएगा इंडस्ट्री में, उद्योग में, तो उसे हम इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विनिर्माण का संबंध जिससे होगा उस चीज़ को हम कहाँ पे लिख देंगे, विनिर्माण में लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेवा की बात की थी हमने कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन लोग आएंगे। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में वो लोग आएंगे जो सिर्फ सेवा प्रदान करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ अपनी सेवा का, और सेवा जो प्रदान करेंगे वो किससे करेंगे, अपनी बौद्धिक
क्षमता से करेंगे। ठीक है, तो अपनी बौद्धिक क्षमता से कार्य करेगा व्यक्ति, टीचिंग कर रहा है, बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसके पास। क्लियर। देन उसके बाद हमने दो और वो पढ़े, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, क्वाटरनरी और क्विनरी। ठीक है, तो क्वाटरनरी में कौन लोग आ गए थे, स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड। ठीक है, और क्विनरी में कौन लोग आए थे, मुख्य लोग रूप से कंपनियों के सीईओ, एमडी। ठीक है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग जिनका रिलेशन सेवा से ही है, सर्विस सेक्टर से ही है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि सरकार के अंतर्गत आती है, और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है, जिसका जो उदाहरण है वो भारत है। उसके बाद प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ पे समय समय पर, ठीक है, भविष्य के लिए प्लान योजनाएं बनाई जाती हैं। उसके बाद एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी के प्रकार हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि भारत किस श्रेणी में आता है। किसी और देश के बारे में पूछ लिया तो ज़्यादातर जो कंपैरिजन किया जाता है वो यूएसए से, चाइना से किया जाता है, और भारत के जो पड़ोसी हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे से थोड़े से नीचे ही हैं सारे के सारे। तो जो हमारा कंपेटिटर है वो चाइना है, और बहुत बड़ा कंपेटिटर है इस वक्त। ठीक है, और जो हमारे इक्वलेंट हैं वो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका आ गया, ब्राज़ील आ गया, वेनेजुएला, बहुत सारी और भी कंट्रियां हैं जो हमारे इक्वलेंट आती हैं। ठीक है, तो इसी में देखेंगे आगे जाके हम कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।